हे गाइज वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए आपके जो भी अपकमिंग यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्ज़ाम है और साथ ही जो आपका ग्रेजुएट लेवल री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए उत्तराखंड स्पेसिफिक एक क्रैश कोर्स आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें उत्तराखंड से संबंधित डीप फैक्ट आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, वैसे यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो उत्तराखंड से संबंधित बहुत सी क्लासेस और बहुत सी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। खासकर उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ क्लास आप देख सकते हैं। बट इसके अलावा भी देखिए आजकल एग्जाम में आयोग ने एक नया पैटर्न पकड़ा है, जिस पर आप देखते हैं कि बहुत से यूनिक से क्वेश्चन या बहुत ही डीप फैक्ट वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएँ, इसलिए ये क्लास मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। उत्तराखंड जी के स्पेशल क्रैश कोर्स हम इसको कह सकते हैं, स्पेशल फैक्ट वाली क्लास हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्लास कैसी आपको लगी, इसको कंटिन्यू करें ना करें तो अपना फीडबैक आप ज़रूर देना। बाकी अन्य क्लासों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी है उत्तराखंड जीके की, उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह ही हम डिस्कस करेंगे, बहुत लेंथी क्लास भी नहीं होगी, छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट आपको कवर कराए जाएंगे जो बहुत सी किताबें जो आपके पास होंगी उसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अमूमन देखिए परीक्षा वाली किताब लेते हैं, डॉक्टर अजय सिंह रावत जी वाली किताब लेते हैं, उसके अलावा आप बी एस नेगी वन लाइनर लेते हैं और अन्य कुछ किताबें और ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी उत्तराखंड के संदर्भ में अलग अलग राइटरों की बहुत सी किताबें हैं जिनमें कुछ अलग अलग यूनिक फैक्ट दिए हैं। और आयोग देखिए कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, तो उत्तराखंड में और अधिक गहन नॉलेज चाहिए आपको फैक्ट की, तो उसके लिए क्लास महत्वपूर्ण होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए अभी हाल में जो आपका ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हुआ था जो रद्द कर दिया गया, इसी का री एग्ज़ाम होना है, इसमें एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो चंद शासन काल था उसमें जो आपका शब्दावली थी स्पेसिफिक कर्मचारी या अधिकारी के लिए, उसको आपने यहाँ पे बताना था। जिसमें आपका देखिए चकुआ जो था, आपका चकुआ चकुआ राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी, ये पहला ही गलत था इसमें। ठीक है, चकुआ कौन था भैया? देखिए जब राजा किसी अपराधी को सजा सुनाता था, मान लीजिए कोई अपराध में पकड़ा गया व्यक्ति, तो राजा ने उसको सजा सुनाई और सजा में उसको ये बोला गया या तो इसको कोड़े लगाए जाए या इसको चाबुक लगाया जाए। तो चाबुक मारने वाला अपराधी को जो चाबुक या बेंत मारता था ना, उसको कहा जाता था चकुआ। ठीक है, सेलखाना जो होता था, देखिए चंद शासन काल में गोला बारूद आदि जहां पर रखा जाता था, जो स्टोर रूम होता था गोला बारूद आदि रखने के लिए, इसको यानी कि एम्यूनिशन जो था, एम्यूनिशन का जो स्टोर था उसको सेलखाना कहा जाता था। और इसकी जो रक्षा करता था कर्मचारी, उसको सेल खड़िया कहा जाता था। अभी हम आगे देखेंगे। जागी जो होता था, देखिए चंद शासन काल में सुबह सुबह राजा, जैसे ही रात खत्म होने वाली है पता चलना है, तो राज दरबार के लोगों को और राजा को घड़ियाल बजाकर जगाता था ये। ठीक है, यानी कि रात बीत चुकी है, अब आप सब लोग उठ जाइए। और कमठना जो होता था, जो लकड़ी के गोदाम होते थे, उस लकड़ी की गोदाम की हिफाजत करने वाला जो इंस्पेक्टर होता था या ओवरसियर होता था, उसको कमठना कहा जाता था। ठीक है, इसमें बी सी और डी बिल्कुल सही था, चकुआ इसमें गलत था। मैंने पेपर आपको सॉल्व कराया। तो आज का जो हमारा पहली क्लास रहेगी उत्तराखंड, बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट वाली, या उत्तराखंड के बोल सकते हैं डीपेस्ट फैक्ट वाली जो पहली क्लास रहेगी, उसमें आज हम यही देखेंगे कि चंद शासन काल में ऐसे ही जो अन्य कुछ कर्मचारी, पदाधिकारी, नौकर, दास वगैरह थे, उनको किस नाम से संबोधित किया जाता था और उनका क्या काम था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें पहला शब्द है फुलारा। फुलारा क्या होता था? देखिए फुलारा या इसको फुलेरिया, इसी से एक कास्ट बनी, आज भी आप देखते होंगे कुमाऊं अंचल में एक कास्ट है फुलेरिया। ठीक है, तो राज दरबार में जो भी फूल लाते थे, राज दरबार में फूल मतलब टोकरी में सुबह सुबह जाएंगे, फूल चुनकर लाएंगे और राज दरबार के लिए फूल लाए जाते थे, तो ये कहलाते थे आपके फुलारा या फुलेरिया। ठीक है, ऐसे ही देखिए चंद शासन काल में जो पानी भरते थे, पानी भरने वाले, पानी भरकर लाते थे ना, जो पानी भरकर लाने वाले, अब उसमें पानी के लिए गागरी होती थी, जो गागर आज भी आप देखते हैं विलुप्त तो होने की दशा में है, लेकिन फिर भी बहुत से पर्वतीय अंचल में आप देखेंगे तो घरों में गागर आपको, जिसको हमारा कुमाऊनी भाषा में फौला भी कहा जाता है, फौला। ठीक है, गागर या फौला। तो जब ये फौले में जो पानी भरकर लाने वाले कर्मचारी थे, इनको कहा जाता था पनेरू। ठीक है, पनेरू। तो ये कास्ट आज भी आप देखेंगे कुमाऊं अंचल में पनेरू, है ना। और ऐसे देखिए आवाज लगाने के लिए भी कुछ व्यक्ति अपॉइंटेड किए थे, उनको कहा जाता था हरबोला। हरबोला का काम था आवाज लगाना। ठीक है, आवाज लगा के बुलाना किसी को भी, तो ये कास्ट कहलाई हरबोला। तो फुलेरिया, हरबोला, पनेरू, ऐसी कास्ट आज भी एग्जिस्ट करती है कुमाऊं अंचल में।
और इनका देखिए एक स्पेसिफिक काम था, ऐसा नहीं कि ऐसे इनको ये नाम दिया गया। तो फुलारा कौन थे? राज दरबार में फूल लाने वाले, ठीक है। अगला देखिए सेजियाली। सेजियाली किसको कहा जाता था? तो सेजियाली देखिए आपका राजा के या राज दरबार के जो भी हमारे कपड़े होते थे, राज दरबार के जो भी कपड़े होते थे, या हमारे दुसाला होती थी, दुसाले जो होती थी शाल वगैरह, ठीक है। इसके अलावा यानी कि जो सिरोपाव होता था, यानी कि राजा का जो भी सिरोपाव वगैरह था, यानी कि कपड़े वगैरह, राज दरबार के जितने भी यानी कि कपड़े हैं, उसके अलावा राजा को जो भेंट में खिल्लत वगैरह मिली है, सामान वगैरह, तो इन सभी सामानों की जो रक्षा करता था या जो इनकी देखरेख करता था, तो खिल्लत की जो चीज़ें थी उनकी देखरेख करने वाले कर्मचारी को सेजाली कहा जाता था। और जहाँ पर ये कपड़े, दुसाले, सिरा पाँव या राजा को दी गई अन्य चीज़ें रखी जाती थी, उस स्थान को सेजाल कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? सेजाल कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेजाली क्या था और सेजाल क्या था, ठीक है। चलिए अगला जो टर्म है, अगली टर्म है कोठियाली। तो देखिए कोठियाली क्या होता था? कोठियाली से आपने समझना है जो अनाज से संबंधित कर्मचारी था चंद्र शासन में। अनाज से संबंधित यानी कि जहाँ पर देखिए अनाज को रखने की जो जगह थी, राज दरबार का जहाँ पे अनाज रखा जाता था, अनाज रखने वाली जगह या रखने वाले स्थान को, अनाज को जहाँ पे रखा जाता था उस स्थान को क्या कहा जाता था? कोठी। क्या कहा जाता था? कोठी। और वहाँ पर देखिए अनाज रखा है तो उसके लिए भी तो एक कर्मचारी रखा होगा ना, उस अनाज की देखभाल के लिए, या कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो इसको कहा जाता था कोठियाली। यानी कि अनाज से संबंधित जो कर्मचारी था उसको कोठियाली कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट टर्म थी भंडारी। तो भंडारी देखिए आज आप कास्ट के रूप में भी देखते होंगे, उत्तराखंड में हमारे गढ़वाल में भी हैं, कुमाऊं में भी है, भंडारी आपको देखने को मिलेंगे। तो भंडार जो गृह होता था यानी कि स्टोर रूम जो होता था, इस स्टोर रूम का जो हमारा इंस्पेक्टर या ओवरसियर होता था, इसको भंडारी कहा जाता था, ठीक है। आप देखिए भंडार तो कई प्रकार के हो सकते हैं, ये भंडारी स्पेसिफिक किस भंडार का यहाँ पे निरीक्षक था? तो देखिए जो राज दरबार में त्योहारों का सामान, त्योहार मनाए जाते थे उसमें बहुत से, तो त्योहारों का जो सामान होता था, त्योहारों का जो सामान, ठीक है, फेस्टिवल का जो सामान होता था, उसके अलावा जो माल क्षेत्र था उसमें, माल जो था उसमें किसको कहा जाता था? तराई बहाबर को। तराई क्षेत्र को माल कहा जाता था ना, वहाँ से आमदनी आती थी। तो तराई क्षेत्र से जो आमदनी आ रही है और त्योहारों का जो सामान है, इसका जो स्टोर होता था, उसके कर्मचारी को या निरीक्षक को क्या कहा जाता था? भंडारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए ठठोला। तो ठठोला क्या था भाई? देखिए गाय भैंसों का निरीक्षक। अब देखिए उस समय ऐसा तो था नहीं ना कि डेयरी नहीं थी कि राज दरबार में दूध जाएगा हमारा किसी भी ब्रांड का। तो उस समय राज दरबार के ही क्या होते थे, एक स्पेसिफिक हमारी जगह पे गाय भैंस बकरियां और अन्य जो भी मवेशी होते थे उनको रखा जाता था। तो जहाँ पर गाय भैंस रखी जाती थी, तो गाय भैंस जहाँ पर रखी जाती थी इस जगह को ठाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ठाट, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, शब्दावली भी आपकी कवर हो रही है। गाय भैंसों को रखने का स्थान, गाय भैंसों को रखने का स्थान, रखने का स्थान, तो ये कहलाता था ठाट। इसको देखिए आजकल स्थानीय भाषा में गोठ भी कहा जाता है, ठीक है, गोठ, गोठ या गुठियाल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना एग्जाम में अगर बनेगा। जहाँ पर हम आज गाय भैंसों को बांधते हैं पर्वतीय अंचलों में, उसको गोठ या गुठियाल भी कहा जाता था। चंद्र शासन काल में इस प्लेस को ठाट कहा जाता था, जहाँ पर राज दरबार का ठाट, अन्य प्लेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और इन्हीं ठाट या इसी जगह की जो निगरानी करने वाला कर्मचारी था उसको ठठोला कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ठाठ वाला यानी कि ठठोला निरीक्षक था गाय भैंसों के स्थान का, ठाट का। अगला देखिए रोड़ा। तो रोड़ा कहा जाता था मोहर लगाने वाले कर्मचारी को। तो मोहर को जो देखिए मोहर जो है ना, मोहर को पहाड़ी बोली में रोड़ी कहा जाता था। मोहर जो थी इसको पहाड़ी बोली में रोड़ी कहा जाता था। और रोड़ी को कागजों में लगाने के लिए, अब राजा सब में या राज दरबार के कोई ऐसे कर्मचारी नहीं रखे गए थे ऊपर की जो सब कागजों में मोहर लगाएं। तो जो भी फरमान वगैरह निकलते होंगे उसमें उसमें मोहर लगाने के लिए एक मतलब स्पेशल व्यक्ति को रखा गया था, और इस व्यक्ति का नाम था रोड़ा, ठीक है। ये क्या करता था, जितने भी फरमान या जो भी दस्तावेज हैं राज दरबार के कागज हैं उनमें मोहर लगाता था। इसको हमारा छपिया, छापिया भी कहते थे। क्या कहते थे? इसका अन्य नाम था छापिया, क्योंकि छापता होगा ना मोहर, इसलिए इसको छापिया भी कहा जाता था। अगला है देखिए, अगला अगला शब्द है बलगोंगलियाँ। तो बलगोंगलियाँ क्या था? देखिए बलगोंगलियाँ, तो बलगोंगलियाँ जो है नजराना पेश करने वाला व्यक्ति होता था राज्य में कहीं से भी, राज्य में कहीं से भी, कहीं से भी, ठीक है। अब थोड़ा देखिए इसको मैं समझाना चाहूँगा आपको।
देखिए कुमाऊँ क्षेत्र में क्या होता था, जो हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में मान लीजिए जो संक्रांति का पर्व होता है, जैसे कि मकर संक्रांति, ऐसे ही भादों की संक्रांति होती थी। भादों की संक्रांति आज भी मनाई जाती है। भादों की संक्रांति को क्या खाते हैं हम, घी खाते हैं ना, घी त्योहार मनाया जाता है। घी घी त्योहार या घी त्योहार होता है, त्योहार होना चाहिए, ठीक है, त्योहार होता है शुद्ध रूप। तो घी त्योहार जब मनाया जाता था या भादों की संक्रांति जब होती थी ना, तो उस समय राजा के सामने राज्य से कुछ लोग आकर क्या करते थे, नजराना पेश करते थे। और इस नजराना पेश करने वाले या ऐसे व्यक्तियों को ही बलगोंगया कहा जाता था। राजा को बताया जाता था आज इस क्षेत्र से एक बलगोंगया आया है, तो राजा को वो नजराना देता था, और राजा नजराना पेश करने वाले उस व्यक्ति को क्या देता था, इनाम देता था। अब राजा के दरबार में कोई कुछ सामान लेके जा रहा है तो राजा का दिल इतना छोटा तो नहीं होगा ना भाई, तो वो भी क्या करता था, इनाम देता था। ठीक है, तो ये बलगोंगया था। अगला देखिए जागी। तो जागी मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। तो दरबार के लोगों को जो जगाता था, ठीक है, यानी कि रात अब थोड़ी ही रह गई है, तो जब रात खत्म होने वाली होती थी उस समय राजा और अन्य दरबार के लोगों को घड़ियाल बजाकर, घड़ियाल होता था ना, एक घड़ियाल, एक वाद्य टाइप का होता था घड़ियाल, तो ये घड़ियाल या घड़ियाल बजाकर जगाता था। आवाज़ आती होगी कि उस अलार्म, मतलब ये एक मैनुअल अलार्म था, आदमी के द्वारा बजाए जाने वाला अलार्म था, इसी को जागी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए सुतारा। सुतारा जो था भाई जमीन को सूत से नापने वाला। देखिए जब भी राजा, जो चंद राजा थे, जब भी कहीं पे दौरे पे निकलते थे, दौरे का मतलब जब वो प्रजा के बीच जाते होंगे, राज दरबार से बाहर निकलते होंगे, तो ये क्या करता था, जैसे आज भी आप देखते हैं ना कोई राजनेता आता है हमारे क्षेत्र में, तो उसके आगे क्या होते हैं, स्पेशल गार्ड्स वगैरह होते हैं, है ना। तो ऐसे उसमें सुतारा क्या होता था, जहाँ जहाँ राजा जाता था तो राजा से पहले ये व्यक्ति जाकर क्या करता था, हमारा जमीन को सूत से नाप कर ठीक कर लेता था। जो भी जमीन होती थी ना, सूत होता था एक धागा, सूत एक धागा होता था, एक कतली में धागा होता था, इस सूत के धागे से जमीन को बिल्कुल सीधा नापता था ये राजा जहाँ जहाँ दौरे में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्य करने वाला व्यक्ति सुतारा कहलाता था। और सुतारा के ही ऊपर इसका एक अधिकारी था वलाल, ओवरसियर। और वलाल कौन था, देखिए जब सुतारा जमीन को नाप लेता था, ठीक है, और उसका इंस्पेक्शन करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको वलाल कहते थे, ओवरसियर, ध्यान रखेंगे। यानी कि बाल भर भी टेढ़ी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर सुतारा जमीन को नाप रहा है तो बिल्कुल सीधी जमीन होनी चाहिए, ठीक है, बाल भर भी टेढ़ी जमीन ना हो, इसलिए इसको बलाल कहा जाता था। ठीक है, बाल बराबर भी टेढ़ी जमीन ना हो, तो ये ओवरसियर इसको कहा जाता था। और ये सुतारा के ही कार्य को क्या करता था, देखता था। चलिए अगला है देखिए फड़कुंडिया। तो फड़कुंडिया कौन था भाई, तो रसोई के लिए छप्पर बनाने वाला। अब रसोई के लिए छप्पर क्यों भाई, रसोई तो राज दरबार के अंदर होगी ना, राजा रसोई में खाते होंगे, अब राजा का तो अच्छा डाइनिंग होगा, रसोई अंदर होगी, तो छप्पर कहाँ से आ गया। तो भैया जब भी राजा किसी दौरे पे जाते होंगे, मान लीजिए राजा किसी दौरे पे चलिए, आज अल्मोड़ा का राजा निकला, अल्मोड़ा के राजा ने बोला चलिए देखते हैं हमारे सोर क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो सोर घाटी के लिए निकल गए पैदल पैदल, पूरा दल बल निकल गया, है ना। अब मान लीजिए ऐसे ही राजा जा रहे हैं युद्ध में, तो युद्ध समय में भी क्या होगा, राजा राज दरबार में थोड़ी रहेगा, तो रसोई जो है, रसोई घर तो पीछे छूट गई। तो जब भी राजा दौरे पे निकलते थे, युद्ध पे निकलते थे चंद राजा, तो जहाँ पर भी सेना का पड़ाव या राजा का पड़ाव रुकता था, तो वहाँ पर टेम्पररी क्या की जाती थी, रसोई के लिए छप्पर बनाए जाते थे, यानी कि चार यहाँ पे मतलब जो बल्लियाँ वगैरह हैं उनको गाड़ के उसके ऊपर छप्पर डाल दिया जाता था, यानी कि एक अस्थाई रसोई का निर्माण किया जाता था। ठीक है, और उसमें जाकर ब्राह्मण जो होते थे खाना बनाते थे, क्योंकि उसमें राजा केवल ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ ही खाना खाते थे, तो ब्राह्मण इस छप्पर के अंदर जाके फिर क्या करते थे, खाना बनाते थे। तो रसोई के लिए जो एक टेम्पररी छप्पर बनाता था, हट बनाता था, यानी कि झोपड़ी जो बनाता था रास्ते में, इसको कहा जाता था फड़कुंडिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा राजा की रसोई के साथ साथ ये, राजा के साथ साथ जो भी दल बल या लश्कर होता था, तो उसके सामान को रखने के लिए या उनके विश्राम के लिए भी छप्पर बनाते थे फटाफट। ठीक है, चलते फिरते कारगिर थे, कारीगर थे। अगला देखिए महरा या मेर। तो महरा जो थे, देखिए ध्यान रखेंगे, तो महरा जो थे हमारे मछली मार कर लाते थे, चंद शासकों के लिए जो मछली मार कर लाते थे वो महरा कहलाते थे। आज भी ये कास्ट आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। मेर जो है ये भी एक जाति है उत्तराखंड में, जो भी राजा का बोझा होता था, इस राजा के बोझ को उठाने वाले, बोझा उठाने वाले। ठीक है, जैसे कि आज देखते हैं ना आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे कुली होते हैं, बोझा उठाते हैं, तो ऐसे ही मेर था उसमें बोझा उठाने के लिए। और मछली मारकर जो लाता था उसको मेहरा कहा जाता था। सेल खनिया मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर देखिए आपका बारूद गोली रखा जाता था उसको क्या कहा जाता था, सेल खाना। सेल खाना स्टोर था किसका, एम्यूनिशन का। ठीक है, और इस एम्यूनिशन की देखभाल करने वाला या निगरानी करने वाला जो कर्मचारी था, इसको सेल खनिया कहा जाता था। ओके,
अगला देखिए परवलिया। तो परवलिया कौन था देखिए, राजा की पटरानी का खिदमतगार। तो देखिए चंद राजा होते थे, चंद राजा जो थे भाई, उस समय चंद राजाओं की पत्नी जो थी राज दरबार में तो रानी होगी, उसके अलावा राजा की अन्य पटरानियां भी होती थी बहुत सी, है ना। तो राजा की जो भी पटरानी होती थी, यानी कि जो पटौती रानी थी, पर्वती जो रानी थी, उसके खिदमतगार जो होते थे, खिदमतगार यानी कि उसके दास, उसके बोल सकते कि सर्वेंट, उसके जो सर्वेंट उसमें होते थे, इन सर्वेंट्स को कहा जाता था क्या, परवलिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दरबार के भीतर और जो भी दौरा वगैरह होता था, इसमें रानी के साथ साथ, पटरानी के साथ साथ आगे पीछे घूमते थे और रानी की सेवा करते थे, परवलिया। अगला देखिए सांका। ठीक है, तो सांका था भैया बकरी का रक्षक। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो गाय और भैंसों की रक्षा करता था, यानी कि गाय और भैंसों की जो निगरानी करता था, उसको क्या कहते थे, ठटौला। ठीक है, गाय भैंसों से संबंधित जो कर्मचारी था वो ठटौला था। लेकिन बकरी के लिए एक अलग से यहाँ पे हमारा कर्मचारी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो राजाओं की जो बकरी होती थी, तो इस राजाओं की बकरी को जो देखता था, उनकी देखभाल करता था, उसको सांका कहा जाता था। और इन बकरियों को रखने की जो जगह थी उसको सीकर कहा जाता था, सीकर। ठीक है, जहाँ पर बकरियां रखी जाती थी उस स्थान को सीकर, और इन बकरियों को देखने वाला कर्मचारी सांका कहलाता था। अगला देखिए सारणा। तो सारणा यानी कि अनाज को इधर उधर करने वाला जो एक श्रमिक था राज दरबार में। जो भी राज दरबार का अनाज आता होगा, अनाज के लिए एक भंडार होगा ना पहले तो देखिए, जैसे अनाज उसमें किस रूप में आता था, जो भी टैक्स था, पूरी जनता उसमें नगद टैक्स थोड़ी देती थी। जनता का जो टैक्स था मेनली वो अनाज के रूप में ही राज दरबार को प्राप्त होता था। तो जो भी जनता से टैक्स के रूप में अनाज प्राप्त होता होगा, इसको एक गोडाउन में रखा जाता था। अब गोडाउन से जो राज दरबार का हमारा रसोई घर था, ठीक है, रसोई घर, तो रसोई घर में भी एक भंडार होगा ना अनाज का, जहाँ से रोज यूज होता होगा अनाज, जितने भी दरबारी हैं, राजाओं के लिए, राजा के लिए जो खाना बन रहा है, परिवार के लिए जो खाना बन रहा है। तो गोडाउन से लेकर भंडार तक जो इस अनाज को ढोते थे, यानी कि जो इस अनाज को इधर उधर ले जाते थे, इन श्रमिकों को कहा जाता था सारणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए तबेलिया। तो तबेला, देखिए तबेला क्या होता है, जहाँ पर देखिए घोड़े वगैरह रखे जाते हैं। तो अस्तबल भी उसी को कहा जाता है। तो अस्तबल का जो प्रबंध करता था, यानी कि अस्तबल का जो कर्मचारी था, इसको तबेलिया कहा जाता था। राजा के जितने भी घोड़े होते थे उनकी देखभाल ये करता था अच्छे से, तबेलिया। ठीक है, अगला देखिए चकुआ। चकुआ मैं आपको बता चुका हूँ, अभी ऊपर भी बताया मैंने, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा। देखिए राजा जब भी किसी अपराधी को सजा देता था, और सजा के फलस्वरूप अगर उसको चाबुक या बेंत, चाबुक जो होता है ना, चाबुक चलाना बोलते हैं, चाबुक या बेंत का जो डंडा होता है, पतली सी स्टिक होती है ना बेंत, तो चाबुक या बेंत उस अपराधी को जो मारता था व्यक्ति, उसी को चकुआ कहा जाता था। यानी कि राजा ने ऐसे भी व्यक्ति अपॉइंटेड किए थे सिपाही से अलग, जो कि अपराधियों को डंडा मारने का काम करते थे, और इसी को चकुआ कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगली टर्म है पतड़िया। तो पतड़िया जो होता था देखिए आपका, ये स्पेसिफिक एक ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण। अब स्पेसिफिक ब्राह्मण था, और इसका काम था डेली आकर राज दरबार में राजा को तिथि पत्र सुनाना। तिथि पत्र जो कि आज हम देखते हैं ना, जो भी हमारा हिंदी कैलेंडर होता है, हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, ठीक है, जिसको संवत्सर भी कहते हैं, संवत्सर सुनाना होता है ना। तो संवत्सर के समय देखा ना आपने, एक क्या आती है, जो हमारी पत्रिका आती है, जिसमें पूरे साल भर की तिथियां होती हैं कि किस तिथि को क्या है, कब एकादशी है, कब आपकी संक्रांति है, कब आपकी अमावस्या है, कब आपकी पूर्णिमा है। तो इस प्रकार से राजा को जो तिथि पत्र सुनाता था, इसको पतड़िया कहा जाता था, और ये ब्राह्मण होता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये था भैया आज उत्तराखंड स्पेशल फैक्ट वाली क्लास का पार्ट 1। आज मैंने इतने ही इंक्लूड किया। ये छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, ज़्यादा लेंदी क्लास बनाओ तो फिर आप अच्छे से याद भी नहीं कर पाएंगे और मज़ा भी नहीं आता। इसलिए इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है और डीपेस्ट जो फैक्ट है उनको कवर करेंगे इस क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जल्दी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। बाकी देखिए उत्तराखंड जीके के साथ साथ मैं हिंदी और जीएस की भी ऐसे ही स्पेसिफिक क्लास आपको दूंगा, क्रैश कोर्स वाली, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे जहाँ से आयोग बार बार प्रश्न बनाता है, या जो आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा, इस क्लास में फीडबैक दीजिएगा। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।